प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक की। इस दौरान भारत बांग्लादेश के बीच कई अहम एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया है, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखते हैं। इसके अलावा आज हमने कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत बांग्लादेश संबंध आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। वहीं पीएम शेख हसीना ने कहा कि मैं भारत में लगभग 3 साल के बाद आ रही हूं। मैं भारत का धन्यवाद करती हूं और आगे एक सकारात्मक प्रस्तावों की अपेक्षा करती हूं। दिल्ली के शराब घोटाले में लगातार छापेमारी हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली सहित कई राज्यों में 35 स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी ने दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में भी रेड की है। जांच एजेंसी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं। बता दें, इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपों के घेरे में हैं और उनसे सीबीआई पूछताछ भी कर चुकी है। भारत बायोटेक को इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन के लिए डीसीजीआई से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। ये कोरोना के लिए भारत का पहला नाक का टीका होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है, नियामक ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के प्राथमिक टीकाकरण के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए टीके को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मंगलवार को हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अनंतनाग जिले में पोशक्रीरी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी की गई थी और इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। भारत में कोयला उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। अगस्त 2022 में भारत में कोयले का उत्पादन बढ़कर 58.33 मिलियन टन हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 53.88 मिलियन टन से 8.2% अधिक है। कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड के साथ साथ अन्य कैप्टिव खानों ने क्रमशः 46.22 मिलियन टन और 8.02 मिलियन टन का उत्पादन करके क्रमशः 8.49 और 27.06% की वृद्धि दर्ज की है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में करीब 8 महीने बाद मंगलवार को पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। अरनिया में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चिनाज पोस्ट पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग की। यह फायरिंग तब की गई जब भारतीय जवान बाड़ लगाने का काम कर रहे थे। बीएसएफ ने भी पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया है। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अयोध्या का इस बार का दीपोत्सव बीते 5 बार के दीपोत्सव से ज्यादा दिव्य और भव्य होने वाला है। योजना के मुताबिक इस बार अयोध्या के दीपोत्सव में प्रदेश के सभी 75 जिले के हर ग्राम सभा की मिट्टी से बने 10-10 दिए जलते नजर आएंगे। दियों को गांव में बनवाकर इकट्ठा करवाने और उन्हें अयोध्या तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी जिला अधिकारियों को सौंपी गई है। प्रशासन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पंजाब महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बलवीर रानी सोढ़ी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में बलवीर सोढ़ी ने लिखा है कि अब वह अपनी जिम्मेवारी आगे नहीं निभा पाएंगी। कांग्रेस ने 17 नवंबर 2021 को बलवीर रानी सोढ़ी को महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी थी, मगर 1 वर्ष से भी कम समय में उन्होंने आज पार्टी छोड़ दी है। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत की लुडिंग काउंटी में सोमवार को 6.8 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया था। इसमें जान-माल के बड़े पैमाने पर नुकसान होने की खबर आ रही है। इस भीषण भूकंप से अब तक 65 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप के झटकों से तमाम इमारतें धराशायी हो चुकी हैं। लगभग 50,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है। भारत समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों में आतंकवाद निर्यात करने वाला पाकिस्तान अब खुद इस बुराई को झेलने के लिए मजबूर है। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विस पब्लिकेशन रिलेशन के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों को पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना ने इलाके में रेड की। मुठभेड़ शुरू हुई तो 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। यूपी बोर्ड के स्कूलों में अब छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के छात्रों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग राज्य के व्यावसायिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इस योजना पर काम करेगा। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस योजना के पीछे लक्ष्य छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ उनकी रुचि के किसी एक विषय पर
व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि भविष्य में आने वाली कंपनियों में इन्हें रोजगार मिल सके। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग की ओर से आई है। उत्तराखंड में अनाथ बच्चों की कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार बालाश्रय योजना शुरू करेगी। वहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की तरह हर जिले में बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समारोह में शिक्षकों और मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करते हुए यह घोषणा की। हिमाचल प्रदेश का पहला अटल आदर्श विद्यालय धर्मपुर उपमंडल के मढ़ी में बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए प्रदेश की ओर से करीब 55 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। फिलहाल छात्रावास निर्माण का काम चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। प्रदेश को पहला अटल आदर्श विद्यालय 8 सितंबर को मिल जाएगा, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में किया जाएगा। शारदीय नवरात्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के उद्यमियों को बड़ा उपहार देने वाले हैं। फाउंड्री नगर में प्रस्तावित प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। इस पर 125 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें एक ही छत के नीचे 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्री लगा सकेंगे। 21,500 वर्ग मीटर जमीन पर प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री में 4 लाख वर्ग फुट का कंस्ट्रक्शन एरिया होगा। 5 मंजिला भवन में 9 लिफ्ट लगाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के विश्व धरोहर घोषित नगर गांव में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट संस्थान खुलने जा रहा है। पर्यटन विभाग की दी गई जानकारी के अनुसार नगर में वन विभाग की करीब 30 हेक्टेयर भूमि का संस्थान के लिए चयन किया गया है। भूमि का संयुक्त निरीक्षण करने के बाद अब वन विभाग की अनुमति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं अगले वर्ष तक इसका कार्य आरंभ हो सकता है। नगर में खुलने वाला IHM हिमाचल प्रदेश का चौथा संस्थान होगा। केंद्रीय वाणिज्य और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक मुक्त व्यापार अनुबंध के विषय में बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत दीपावली से पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर लेगा। इस विषय में कनाडा से भी लगातार वार्तालाप जारी है। उन्होंने कहा कि यूरोप की राजनीतिक उथल-पुथल ने इस अनुबंध में देरी कर दी है। मैं आशा करता हूं कि लीज ट्रस के यूके के प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के साथ हम FTA वार्ता समाप्त करने के लिए सक्षम होंगे। पिछले वर्ष जून में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुरू की गई ई-नीलामी पोर्टल से भारतीय रेलवे को बड़ा लाभ हुआ है। पिछले 3 महीनों में ई-नीलामी पोर्टल से रेलवे ने 844 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। रेलवे को यह आय पार्किंग स्थल, रेल परिसर में विज्ञापन लगाने, पार्सल की जगह को पट्टे पर देने और शौचालयों के अनुबंध से प्राप्त हुई है। ई-नीलामी पोर्टल की शुरुआत होने के बाद रेलवे की 8,500 परिसंपत्तियों के लिए 1200 ठेके दिए जा चुके हैं। भारत के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद घरेलू स्तर पर लगातार खेल रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश और IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कई मैच खेले। T20 क्रिकेट में 8,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड उनके नाम है। इतना ही नहीं, 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में रैना की 36 रन की नाबाद पारी ने पाकिस्तान को पराजित किया था। यूरोप के विश्व कार रेसिंग टूर्नामेंट प्रतियोगिता फेनेटिक GT वर्ल्ड चैलेंज में भारत के अर्जुन मैनी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जर्मनी में आयोजित प्रतियोगिता में बेंगलुरु के मर्सिडीज MG चालक अर्जुन ने 3 घंटे के एक्शन पैक इवेंट के बाद ये सफलता प्राप्त की। ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म कांतारा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। KGF के निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने बहुत पसंद किया है। फिल्म का पार्श्व संगीत मिथकों, किंवदंतियों और अंधविश्वास की कहानी को जोड़ रहा है। कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्रों में फिल्माई गई कहानी पवित्र रीति रिवाजों और परंपराओं का अनूठा परिदृश्य है।